बेटा ये अभी प्रॉब्लम नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो प्रॉब्लम क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ इज यल इक्वल टू 4.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हमें लेंथ दी है 4.00 और उसकी एरर दी है 0.001 सेंटीमीटर। रेडियस आर इक्वल टू 0.025 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। तो उसी सिलेंडर का रेडियस जो है वो दिया है 0.025 और उसकी एरर दी है 0.001 सेंटीमीटर। एंड मास, उसी सिलेंडर का मास दिया है m इक्वल टू 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, मतलब मास दिया है 6.25 ग्राम और उस मास की एरर दी है 0.01 ग्राम। एरर यानी उसमें कितनी एरर होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो एरर रहती है ये रहती है पॉसिबिलिटी। मतलब जैसे किसी ने आपको बोला कि भाई तुम्हारे परसेंटेज कितने आएंगे, तो तुम बोलते हो कि 95%। क्या बोलते हो कि भाई 95% आएंगे प्लस माइनस 1%। ये प्लस माइनस 1% यानी ही एरर होती है। मतलब आपका कहने का मतलब होता है कि भाई 95% मुझे मिलेंगे, 1% कम ज़्यादा, प्लस माइनस मतलब 1% ज़्यादा हो सकते हैं या 1% कम हो सकते हैं। यानी आपके परसेंटेज 96 भी आ सकते हैं या 94 भी आ सकते हैं। तो ये जो प्लस माइनस 1% होती है दैट इज एरर। तो ये जो प्लस माइनस में लिखे रहते हैं दैट इज एरर, पॉसिबल एरर, मतलब इतनी एरर होने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। यस, तो हमें क्या बोला, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो वो जो सिलेंडर है उसकी जो डेंसिटी है, वो सिलेंडर की जो डेंसिटी है उसकी परसेंटेज एरर हमें पूछी है। यस, तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो वही नो, हमें मालूम है क्या कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से। अब ये जो डेंसिटी है हम इसको आड़े पी से, आड़ा पी यानी स्लैंटेड पी, जिसको क्या बोला जाता है, रो। क्या बोला जाता है, ये सिंबल क्या है, रो। तो डेंसिटी ये आड़ा पी यानी स्लैंटेड पी, आड़ा पी यानी स्लैंटेड पी, मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा आड़ा रहता है। ये सिंबल है, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, वैसे ये सिंबल है डेंसिटी का, आड़ा पी, रो। मास तो आपको मालूम है यम और वॉल्यूम मालूम है वी। तो ये डेंसिटी वैसे ही, मास वैसे ही। अब आप मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वेयर यल। क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर यल, ये है उसका वॉल्यूम। कैसे है, तो मैं आपको ये फिगर के द्वारा बताता हूँ साइड वर्क में। देखो फिर साइड वर्क, तो अगर ये सिलेंडर है और ये उसकी लेंथ है और ये उसका रेडियस है, ये सेंट्रल एक्सिस उसका, तो ये रेडियस, ये लेंथ, ये रेडियस, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहता है पाई आर स्क्वेयर यल, पाई आर स्क्वेयर यल, जहाँ आर यानी रेडियस और यल यानी लेंथ। यस, अब इसमें पाई जो है बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142। क्या होती है रे बाबू,
3.142 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अभी हमें इस डेंसिटी की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना। तो फिर यही फार्मूला परसेंटेज एरर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो ध्यान दो। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेट अभी ये रो यानी डेंसिटी, तो फिर अभी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ये इक्वल टू वैसे ही ये या मास, क्या है ये मास, तो फिर परसेंटेज एरर इन मास, ये प्लस डिवीजन रहे या मल्टीप्लिकेशन रहे, परसेंटेज एरर फाइंड करते वक्त, सादी भाषा में एरर फाइंड करते वक्त क्या लेना होता है, प्लस ही लेना होता है। तो ये आपको डिवीजन दिख रहा है, लेकिन अभी परसेंटेज एरर लिख रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, इसलिए प्लस। पाई को लेना नहीं है, मैंने बताया, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये आर स्क्वेयर, तो ये देखो इसमें जो पावर है वो कहाँ ले लेना होता है बेटा, सामने। तो ये 2 इंटू हाँ ये आर, तो फिर उसकी परसेंटेज एरर इन आर यानी वो रेडियस, यस, प्लस यल, हाँ तो यल यानी वो उसकी परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन यल। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला परसेंटेज एरर के रूप में। मुझे फिर से बताओ कैसे। सर ये देखो रो डेंसिटी, तो उसकी परसेंटेज एरर फाइंड करनी है सर, इसलिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू वैसे ही सर ये मास है, उसकी परसेंटेज एरर, इसलिए परसेंटेज एरर इन मास। सर डिवीजन रहे मल्टीप्लिकेशन रहे, एरर फाइंड करते वक्त प्लस ही लेना होता है, यस। पाई तो कांस्टेंट है, उसको कंसीडर नहीं करना है। आर स्क्वेयर, आर यानी रेडियस स्क्वेयर है ये, तो ये सामने लिया मल्टीप्लिकेशन में इनटू आर, तो उसकी परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन रेडियस। ये यल आर स्क्वेयर के साथ यल मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में रहने दो, लेकिन लेना तो प्लस ही होता है। यल यानी लेंथ, तो उसकी परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन यल, यस। तो हमें ये फाइंड करना है बेटा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो ये तो वैसा ही रहेगा, ये इक्वल टू वैसे ही। अब परसेंटेज एरर इन मास, ये मास, परसेंटेज एरर इन मास, तो क्या रहता है वो मास खुद अपॉन उसमें की एरर यानी डेल्टा एम, और परसेंटेज एरर है इसलिए 100%। फिर ये प्लस वैसे ही, ये 2 वैसे ही, इनटू वैसे ही, परसेंटेज एरर इन रेडियस, हाँ तो परसेंटेज एरर इन रेडियस यानी वो रेडियस खुद अपॉन उसकी एरर डेल्टा आर, और परसेंटेज है इसलिए 100%। फिर ये प्लस वैसे ही परसेंटेज एरर इन लेंथ, तो लेंथ खुद वैसी ही बेटा अपॉन उसकी एरर डेल्टा यल, और परसेंटेज है इसलिए ये 100%। तो ये देखो अभी हमने ये फॉर्मूले के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया, यस। अभी हमें बेटा ये यम डेल्टा यम आर डेल्टा आर यल डेल्टा यल ये दिया है, तो हम यही साइड वर्क में वहाँ मेंशन कर देंगे। तो ये साइड वर्क यानी रफ वर्क समझने का नहीं, साइड वर्क ये मेन वर्क को हेल्प करने वाला एजेंट होता है, रफ वर्क नहीं है। रफ वर्क नहीं है, रफ वर्क होता तो इधर साइड में नहीं लिखता, ये साइड वर्क है। साइड वर्क यानी मेन वर्क को मदद करने वाला, क्लियर, यस। जैसे किसी ऑफिस में बॉस होता है तो सारे काम वो नहीं करता, उसको मदद करने वाले लोग होते हैं, फाइल लाके देने वाला, यस, दूसरे जो एक्स्ट्रा काम है वो करने वाला। तो वो जो अपने बॉस के काम है वो करता है, कहीं पे सिग्नेचर करना, किसी को ऑर्डर देना कि बेटा ये करो, ये ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वो ऑर्डर देने के लिए वहाँ बैठा हुआ है। बाकी सारे काम नहीं वो करता है कि भाई कहीं पे फाइल है तो वहाँ जाके वो फाइल लेके आओ और फिर देखो, नहीं, वो बोलेगा अरे भाई वो फाइल देना,
बेटा वो फाइल दो, बेटा वो दूसरी फाइल दो, बेटा वो काम करो। यस, तो उसको मदद करने वाले एजेंट होते हैं, वो होता है यहाँ पे। जैसे तो ये मेन वर्क और ये साइड वर्क। क्लियर? यस। तो यहाँ पे साइड वर्क में, हाँ ये तो फिगर मैंने बताया आपके रेफरेंस के लिए। तो ये साइड वर्क देखो, फिर पहले हमें लेंथ दी है, तो ये देखो लेंथ हमें क्या दी है, 4.00 इतनी सेंटीमीटर बरोबर। और उसमें आने वाली एरर सर डेल्टा यल, हाँ वो कितनी है सर 0.001 सेंटीमीटर बरोबर। फिर सर रेडियस आर कितना है 0.025 सेंटीमीटर। वैल्यू लिखते वक्त गलत नहीं होने देना, क्योंकि अगर यहाँ लिखी हुई वैल्यू अगर आपने गलत लिखी तो आपका फिर प्रॉब्लम भी गलत होगा। तो इसलिए बरोबर उसको ध्यानपूर्वक लिखना है और रिपीट चेक कर लेना है कि भाई कुछ गलती तो नहीं लिखी, कुछ गलती तो नहीं की वैल्यू लिखने में। हाँ, और ये डेल्टा आर उसकी एरर ये दी है 0.001 सेंटीमीटर। और फिर ये मास यम ये दिया है 6.25 ग्राम, और उसकी एरर डेल्टा यम ये दी है 0.01 ग्राम। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दी। बस अभी इन्हीं वैल्यूज को याद रखना है, प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व। इसके बाद का पार्ट कुछ नहीं है। इसके बाद का पार्ट जिसको हम कैलकुलेशन बोलते हैं, कैलकुलेटरी पार्ट बोलते हैं, वो बचा है। बाकी प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व। तो अभी जस्ट वैल्यू रखना है और सादा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो करना है। यस, तो अभी ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन सादे रूप में आ जाता है। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो मैं आपको लॉग टेबल में लेके जाऊंगा। तो लॉग एंटी लॉग से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी सिंपल टेक्निक मैं आपको जल्दी बताऊंगा। क्लियर क्या? तो फिर यहाँ मुझे बताओ, ये मास कैपिटल यम और ये डेल्टा यम, तो मास कितना दिया है ये बताओ। तो सर ये दिया है 6.25 ग्राम। हाँ 6.25 ग्राम। ग्राम नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि ग्राम ग्राम वो कैंसल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 6.25 ग्राम। यस, और ये डेल्टा यम सर ये 0.01 ग्राम इंटू ये 100%। यस, फिर ये 2 वैसे ही। फिर आर दिया है ये 0.025 अपॉन डेल्टा आर ये है 0.001 इंटू ये 100% प्लस यल दिया है 4.00 ये सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में दिया था आर, तो आप लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बाबू, कैंसल ही हो जाएगा। तो लेंथ ये 4 सेंटीमीटर 4.00 सेंटीमीटर, और ये डेल्टा यल 0.001 सेंटीमीटर, और ये 100% वैसे ही। यस, क्लियर? तो अब यहाँ आप देखिए क्या कैंसल होगा। तो ग्राम ग्राम कैंसल, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल। यस, बरोबर। अरे यहाँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, यम अपॉन डेल्टा यम ने क्या आता है, ये डेल्टा यम अपॉन यम, ये डेल्टा आर अपॉन आर, और ये डेल्टा यल अपॉन यल। हाँ, तो वैल्यू थोड़ा सा उस प्रकार से। एकदम सिंपल। तो ये डेल्टा यम जो हमारे पास है वो है 0.01 और यम है 6.25। क्लियर क्या? बोलिए यस। हाँ, उसके बाद डेल्टा आर कितना है बोलो, 0.001 अपॉन आर कितना है 0.025, और फिर बेटा यल डेल्टा यल ये 0.001
अपॉन यल 4.00। यस, तो ये आगे बेटा, तो ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो अभी सामने बेटा ये देखिए सामने की स्टेप, तो इक्वल टू यहाँ बचा क्या, तो ये 0.01 इंटू 100, तो ये साधा मल्टीप्लिकेशन कर लेना है बेटा। तो ये 0.01 इंटू 100, तो 100 वन ज़ा 100, यस सर। और 1 2 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये आ गया 1.00। ये 0.00 का मतलब नहीं रहता, मतलब बेटा ये 1 अपॉन बेटा ये 6.25, और ये परसेंटेज वैसे ही प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 और ये 0.01 इंटू 100%, तो उसी प्रकार से ये ध्यान दो बेटा 0.001 इंटू 100, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 100 वन ज़ा 100, और 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट, यस। तो ये पॉइंट दिखे इसलिए यहाँ 0 रहता है बेटा, अदरवाइज ये 0 का मतलब नहीं। तो 0.100, ये 00 नहीं भी लिखे तो चलेंगे, तो ये 0.1, तो ये बेटा 2 वैसे ही, और ये कितना रे बाबू 0.1। अच्छा, स्टेप बढ़ाने के बजाय अगर आप बोलते हैं तो 0.1 इंटू 2 लिखो क्या रे बाबू रे, 0.1 इंटू 2 कितना होता है 0.2 अपॉन बेटा ये वाला 0.025, ये परसेंट वैसे ही प्लस यहाँ पे बेटा वही बात है, देखो 0.001 इंटू 100, वो अब भी हमने फाइंड किया, कितना आता है बेटा वो 0.1 अपॉन 4.00, और ये परसेंट वैसे ही। क्लियर क्या? यस। अभी फर्दर यहाँ नीचे जगह नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ तक आप मेंशन कर लो, इसके सामने की स्टेप सामने मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। ओके, यस। सो अभी बेटा इस स्टेप पे आए हैं, हमें अभी ये सामने का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए अभी ये पार्ट मैंने हटा दिया है। ओके, तो कैलकुलेशन बेटा अभी, तो ये 1/6.25, 1/6.25, तो देखो हाँ, ये इक्वल टू, या सिंपल एक बात पहले कर लेना, इसको सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये 1 यानी बेटा 1.00 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इस पॉइंट को देखो 2 डिजिट सामने सरकाता हूँ, इसको भी 2 डिजिट सामने, बैलेंस हो गया ना रे बाबू, इसको 2 डिजिट, इसको 2 डिजिट सामने सरकाया, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? जो ऑपरेशन हमने अप किया वही डाउन किया है ना, न्यूमरेटर में जो ऑपरेशन वही डिनोमिनेटर में। तो ये नंबर क्या हो गया बेटा बताओ, 100/625। क्लियर क्या? इतने परसेंट। क्लियर बाबू? हाँ, प्लस ये वाला बेटा देखो, अब यहाँ पे ये 0.2 है और ये 0.025 है, तो मैं क्या करता हूँ, 0.2 इसके सामने 0 आप बढ़ा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको 2 डिजिट देखो, 2 0, यहाँ देखो पॉइंट को बरोबर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो बरोबर, कि यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे 0.2 क्या था बताओ फिर से सर, 0.2 था, यहाँ क्या है 0.025। क्लियर? ये कैलकुलेशन हमें बरोबर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बरोबर ध्यान दो, यहाँ मैं 2 0 बढ़ा रहा हूँ, चलेगा बेटा? यहाँ पे बोलिए क्या किया? यस, हाँ। तो फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसको मैंने 3 डिजिट सामने बढ़ाया, तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम, 3 डिजिट सामने सरका सकते हैं। क्लियर क्या? तो ये 0.2 और ये 0 पॉइंट, प्रॉब्लम पे आओ, प्रॉब्लम पे आओ, देखो प्रॉब्लम क्या था वो, ये 0.2, यस बरोबर है। तो 0.2, तो ये बताओ क्या आएगा, 3 डिजिट और 3 डिजिट सामने सरकाया, तो ये 200 अपॉन ये बताओ 25, इतना परसेंट प्लस। अब यहाँ देखो बेटा, ये 0.1 अपॉन ये 4.00, 0.1, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि
0.1, यहाँ सामने 0 दिया तो कोई फर्क क्या नहीं, तो इसको भी हम 2 डिजिट सामने सरकाएंगे, इसको भी 2 डिजिट सामने सरकाएंगे, तो क्या हो गया बेटा ये 10/400%। मतलब हमने इसको सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये पॉइंट में थे तो कैलकुलेशन करना कठिन था, तो इसको हमने सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया बेटा, इसको सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट कर लिया। यस, तो अभी ये क्या हुआ बताओ, ये आ गया, क्लियर। यस, तो अभी ये 100 अपॉन क्या है 625, 100 अपॉन 625, तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा देखो 100 अपॉन 625, तो डिवीजन जाता है क्या, नहीं, इसलिए 0 लिखा, इसलिए पॉइंट। हाँ तो बताओ ये 625 1 625, तो क्या बचेगा 625, तो 0 से 5 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 5 गया 5, 0 से 3 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 3 गया 7, 0 से 7 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 7 गया 3, क्लियर। और 1 से 1 गया 0, सामने लिया हमने 0, तो ये कैलकुलेशन देखो 625 8 जा कितना रे बाबू 625, इसका कैलकुलेशन बताओ बारे, ये क्या आएगा 6 6 जा क्या आता है 36, 6 6 जा 36, तो यहाँ 6 का डिवीजन जाएगा, तो बताओ बरा क्या आएगा ये 625 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 0 लिया 3 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 5 कितना आएगा 15, 5 लिया 1 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, ये आया बरोबर। यस, तो 3750, तो ये वैल्यू आ गई बेटा कितनी रे बाबू 0.16%, क्लियर क्या, बोलिए यस। अब इसके सामने देखो फर्दर सामने जो है, यस ये वैल्यू 0.01 इंटू 2, तो बरोबर ये 0.2 आया था अपॉन ये 0.025, ओके बरोबर। तो ये पॉइंट इसको सामने लिया, इसको सामने लिया, यहाँ पे एक छोटी सी बात, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन जो ये दिया हुआ है ये उसकी एरर दी है, बरोबर है, हाँ ये वैल्यू बरोबर ना, ये एरर बरोबर है अपॉन 0.025 बिल्कुल, यस, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 बरोबर है 0.2 अपॉन ये वैल्यू, यस, तो परसेंट में कैलकुलेट किया ना बाबू, यस सही बात है, चलो यस, हाँ देखो बाबू, हाँ ये क्लियर क्या, बोलिए जल्दी। हाँ अब ये कैलकुलेशन देखो बेटा, अभी ये वाला 200/25 ये तो सिंपल है, 200/25, तो बताओ 25 8 जा है ना, सीधा सीधा आता है, 25 8 जा 200, तो ये कितना है रे बाबू 8%, और ये भी सिंपल ही है, ये भी सिंपल ही है, देखो ये 10/400, तो ये सर डिवीजन जाता नहीं, 0 लिया इसलिए पॉइंट, सर अभी भी डिवीजन नहीं जाता तो फिर 0 लिया इसलिए फिर 0, और अभी 400 2 जा सर 800, 1000 में से 800 गए सर, 200 बच गए, सामने 0 लिया, और 400 5 जा 2000 आता है, तो ये वैल्यू कितनी सर 0.025, ये पॉइंट दिखे इसलिए 0, तो क्या आ गया बेटा रे ये 0.025%। अरे हो गया बाबू रे, आंसर आ गया। ये सादा कैलकुलेटरी पार्ट जो मैंने आपको बताया, ऐसे पॉइंट में अगर कभी कभार 100 में से एक आधा प्रॉब्लम ऐसे 0 पॉइंट समथिंग में आता है, तो उसका सादा टेक्निक मैंने बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डिजिट्स होते हैं वो इक्वल लेवल में सामने लेके जाना, उससे क्या होते हैं ऐसे वो पॉइंट जो है 0 पॉइंट समथिंग वो चले जाते, सादे नंबर में ये कन्वर्ट होते, और ये सादे नंबर के कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। हर बार मैं पॉइंट टू पॉइंट खुद ही बताता हूँ डिटेल में। तो ये 100/625 आसानी से निकल गया 0.16, 200/25 8, और ये 10/400 0.025। अरे तो हो गया ना अभी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो तीनों की एडिशन, तो ये
कितना सर? ये है 8, अरे 8 यानी 8.0। ये दूसरा सर ये 0.16, हाँ, और तीसरा सर ये 0.025। अब इसका सादा एडिशन है तो ये 5 वैसे ही क्लियर। 6 + 2 8, ये 1 और ये 8, क्या है रे बाबू रे? 8.185 और परसेंट वैसे ही। और ये आ गया रे बेटा आंसर। कौन आ गया रे बाबू? ये वाला परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ये है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अब मुझे पहले ये बताओ प्रॉब्लम हमने सॉल्व कैसे किया? ये तो आ गया आंसर। अब ये प्रॉब्लम आपको जो बोर्ड में या एंट्रांस में ये 4 मार्क के लिए आता है, आपको बोर्ड ने करीबन 14 मिनट दिए हुए हैं। ये प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व होता है। अब पूरी थ्योरी आप मुझे बताएंगे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। सर प्रॉब्लम में हमें ये सिलेंडर दिया, सिलेंडर की लेंथ दी, रेडियस दिया और मास दिया, और हमें बोला सर उसके डेंसिटी के परसेंटेज एरर फाइंड करो। तो हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या है रे बेटा? πr²L। वो हमने लिखा, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज एरर में। किसमें? और ये वैल्यू हमें दी थी यल और उसकी एरर डेल्टा यल, रेडियस और उसकी एरर डेल्टा आर, ये मास और उसकी एरर डेल्टा एम। तो ये बेटा ये प्रॉब्लम यहाँ पे ही, ये जो है बेटा यहाँ पे ही खत्म हुआ। बाद में तो बस हमें वैल्यू रखना है, कैलकुलेटरी पार्ट। तो ये वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद हाँ ये ऐसे जैसे 0 पॉइंट समथिंग रहा, तो इसके लिए सिंपल वे है कि नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो पॉइंट्स है वो इक्वल लेवल पे अगर आप सामने लेके गए तो यही जो 0 पॉइंट समथिंग रहता है ये ऐसे सादे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में इसका कैलकुलेशन तो एकदम सिंपल हो जाता है, अगले स्टेप में आंसर आ जाता है। सो ये बेटा परसेंटेज एरर हमने फाइंड कर ली। किसकी बेटा? डेंसिटी की, सिलेंडर की डेंसिटी की परसेंटेज एरर। क्लियर है बाबू? यस। अब सो बेटा ये प्रॉब्लम 22, क्वेश्चन 22 बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इन ए वर्कशॉप, एक वर्कशॉप में, वर्कशॉप यानी एक छोटी फैक्ट्री नुमा जगह, ए वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ ए स्टील प्लेट। एक स्टील प्लेट है, एक ऐसी स्टील की प्लेट है इस टाइप से, तो उसकी ये लेंथ वो गिन रहा है विथ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो उस लेंथ को गिनेगा। तो ख्याल में रखिए, वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को एक्यूरेटली गिनने के लिए यूज किए जाते हैं। आप बोलेंगे सर लेंथ गिनने के लिए तो स्केल और टेप है, हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर है, और वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। क्लियर? हाँ, तो इन तीनों का यूज़ लेंथ गिनने में ही होता है, चाहे वो स्केल हो यानी टेप हो, या वर्नियर कैलिपर हो, या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो, एक ही बात। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर हमें दिया है, हैविंग लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। उसका लिस्ट काउंट दिया है 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट यानी वो कम से कम जो वैल्यू जो गिन सकता है वो इस लेवल की वैल्यू गिन सकता है, 0.01। लिस्ट काउंट, लिस्ट यानी कम से कम, काउंट यानी गिनना, तो कम से कम वैल्यू वो कौन सी रेंज की गिन सकता है? 0.01 सेंटीमीटर की। हाँ, तो फॉर सच मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ, ऐसी कितनी मेजरमेंट्स उस वर्कर ने ली? 4। इल्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज, तो उसने जो 4 वैल्यूज ली वो हमें मेंशन की। इल्ड करना यानी ही उसने जो गिनी लेंथ कितनी? 4, वो हमें दी है 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है फाइंड द मीन लेंथ। मीन लेंथ यानी ही मीन वैल्यू उस लेंथ की। फिर द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड करनी है,
और उसके बाद द परसेंटेज एरर हमें फाइंड करनी है इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ। वो जो लेंथ है जो उसने वो 4 रीडिंग्स ली उसकी मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर बेटा हमें फाइंड करनी है। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आंसर देखो, सबसे पहले हमें जो डाटा दिया है वो लिख लेना गिवन। तो पहली लेंथ ये दिए बेटा, पहली लेंथ, तो पहली लेंथ हम L1 बोलेंगे 3.11 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ L2 3.13 सेंटीमीटर, L3 तीसरी लेंथ 3.14 सेंटीमीटर, चौथी लेंथ L4 3.14 सेंटीमीटर। यस, तो पहली जो वैल्यू हमें पूछी है वो है मीन लेंथ, मीन वैल्यू यानी वो यहाँ लेंथ गिननी है इसलिए मीन लेंथ। यस, तो मीन लेंथ जो है, क्या फार्मूला हमारे पास मीन लेंथ का, तो आपको मालूम है एलियम। क्लियर? या मैंने आपको ए के फॉर्म में बताया तो आप लेंथ ए के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये L1 की जगह A1, L2 की जगह A2, L3 की जगह A3, L4 की जगह A4 और ये फिर मीन वैल्यू क्या रे बाबू, एम इक्वल टू 4 रीडिंग है, 4 रीडिंग, सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4। तो चलो वैल्यू रखो, तो 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 अपॉन 4। इन सभी की चारों इसकी प्लस हम फट से कर लेंगे। तो 3.11, 3.13, 3.14, 3.14, 4 प्लस 4 8 और ये 4 12, 1 कैरी, ये आ गया 5 और ये आ गए 12। तो कितना आ गया रे बाबू, 12.52 अपॉन 4। तो ये बेटा देखो 4 3 12 और ये बेटा देखो 13 4 52। तो ये तो सिंपली आ गया। तो ये एम ये मिल गया बेटा हमें पहला आंसर। क्लियर क्या रे बाबू? यस। इसके बाद हमें दूसरा आंसर फाइंड करना है, वो फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। पहली हमने मीन लेंथ फाइंड कर ली, अभी हमें फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा अभी एब्सोल्यूट एरर, यस। तो ये क्या होता है बताओ बाबू रे, ये क्या होता है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 है या ना। तो पहला डेल्टा A1 यानी पहली एब्सोल्यूट एरर। तो ये बेटा मीन वैल्यू माइनस ये पहली रीडिंग और ये मॉड में लेना। मॉड में लेने का मतलब ये है कि वैल्यू अगर माइनस भी आए तो वो मॉड में प्लस हो जाती है। तो डेल्टा A1 यानी ये AM माइनस A1, तो AM माइनस A1, यस। फिर डेल्टा A2 यानी AM माइनस A2, AM माइनस A2। फिर डेल्टा A3 यानी AM माइनस A3 और फिर डेल्टा A4 यानी AM माइनस A4, यस। तो इक्वल टू, तो ये मॉड AM की वैल्यू ये बेटा 3.13, A1 की वैल्यू 3.11, इसका डिफरेंस निकालो। तो उसका डिफरेंस 3.13 माइनस 3.11, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये 0.02। फिर मॉड AM यानी दिस 3.13 माइनस A2 यानी ये भी 3.13। तो ये तो सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 है ना, डिफरेंस सेम इसका 0।
फिर एम यानी 3.13 माइनस ये A3 3.14। तो ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन मैंने बोला मॉड में वैल्यू प्लस ही है तो बड़ी में से छोटी माइनस करना। तो 3.14 माइनस 3.13, 4 में से 3 गए 1, 1 में से 1 0, 3 में से 3 गए 0, तो 0.01। फिर एम 3.13 माइनस A4 वही है 3.14। तो अभी आंसर हमने निकाला 0.01। तो ये एब्सोल्यूट एरर्स आ गई, पहली डेल्टा A1, दूसरी डेल्टा A2, तीसरी डेल्टा A3, चौथी डेल्टा A4। यस आ गई ना। तो फिर देयरफॉर अभी हमें चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें चाहिए बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर क्या? तो क्या रहती है बेटा डेल्टा AM क्या रहती है डेल्टा AM यानी इन चारों की प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म है। ये वैल्यूज आपके पास है यहाँ 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 4। तो इनकी प्लस करेंगे तो 0.02, जीरो को लेने की ज़रूरत नहीं, 0.01 0.01 400, तो 0.04 अपॉन 4, 4 1 जा 4, ये 4 हुआ डिवीजन, तो ये 0.01 ये आ गई डेल्टा AM। ये बेटा दूसरा आंसर हो गया। फिर बाबू रे तीसरा आंसर हमें फाइंड करना है। क्लियर क्या? कौन सा? तो सर हमें फाइंड करनी है परसेंटेज एरर। क्लियर? तो यहाँ मेंशन करता हूँ तो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के पहले फाइंड करना होता है रिलेटिव एरर। क्या रे बाबू? तो रिलेटिव एरर जो होती है ये होती है ये डेल्टा AM। क्या होती है? अपॉन ये बेटा मीन वैल्यू AM। क्लियर क्या? तो डेल्टा AM यानी मीन एब्सोल्यूट एरर ये है 0.01 और AM है बेटा ये 3.13। ये आ गई। ओके तो लेकिन रिलेटिव एरर हमें पूछी नहीं, फिर भी हमने उसको फाइंड करके रखा यहाँ तक। ओके हमें परसेंटेज एरर पूछा, तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इक्वल टू ये वाली रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो रिलेटिव एरर है बेटा 0.01 अपॉन 3.13 और ये 100% वैसे ही। तो दिस इंटू दिस ये मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 0.01 इंटू 100, 100 1 जा 100 और यहाँ 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो यहाँ भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये 1.00, ये 0.00 का मतलब नहीं रहता, मतलब 1 अपॉन 3.13, 3.13, तो 1 अपॉन 3.13 करोगे तो ये आंसर आता है 0.32। और ऑफ कोर्स ये परसेंटेज जो है वो वैसे ही। तो ये आ गई बेटा परसेंटेज एरर और ये मिल गया हमें आंसर। तो आप देखिए सभी के सभी आंसर्स जो हमें पूछे गए थे हमने सिस्टेमैटिक वे से पूरे फाइंड कर लिए। पहले हमें मीन लेंथ यानी मीन वैल्यू पूछी थी, फाइंड की। फिर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी थी, एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछी तब भी हमने एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड की और उसके ऊपर से मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड की। उसके बाद डायरेक्टली हमें परसेंटेज एरर पूछी थी लेकिन हमने रिलेटिव एरर भी फाइंड की और फिर उसके ऊपर से परसेंटेज एरर भी फाइंड की। तो यहाँ पे हमने पूरी वैल्यूज़ पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में फाइंड की। क्लियर है बाबू? बोलिए यस 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 बाबू, यस।
अब बेटा प्रॉब्लम ये 23, क्वेश्चन 23, पिछला प्रॉब्लम किसके ऊपर था बेटा? लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर था? लेंथ के ऊपर, बरोबर। अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर का प्रॉब्लम है। तो चाहे प्रॉब्लम लेंथ का रहे, रेजिस्टेंस का रहे, मास का रहे, टाइम का रहे, इस कैटेगरी में प्रॉब्लम की स्टेप्स यही होती है। इसलिए मैंने वो जो पिछले इसका सॉल्यूशन है वो अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है। पहले प्रॉब्लम समझ लो और फिर इसको कैसे हम सॉल्व करते वो टेक्निक देखो। तो क्या है बेटा प्रॉब्लम क्वेश्चन? ये देखो, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट, ओहम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। आपने ओहम्स लॉ सुना होगा। कौन सा लॉ सुना है? ओहम्स लॉ, है कि नहीं? ओहम्स लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसलिए देयरफॉर वोल्टेज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आता है आर जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, और ये आई, तो V इक्वल टू आर आई या आई आर। क्लियर? हाँ, तो यही रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिया है, उसकी अलग अलग वैल्यूज इस ओम्स एक्सपेरिमेंट में। बाद में मैं आपको ओम्स लॉ क्या होता है और डिटेल में हम देखेंगे। हमें सामने के चैप्टर्स में उसको मेंशन करना है, देखना है। तो इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंसेस, अननोन यानी जो मालूम नहीं है, वेयर फाउंड टू बी, वो फाउंड किए क्या है वैल्यू? 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम, 6.15 ओहम। तो फिर कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब डायरेक्टली आपको यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर पूछिए, फिर रिलेटिव एरर पूछिए और फिर परसेंटेज एरर पूछी है। तो डायरेक्टली आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी है, फिर रिलेटिव एरर पूछी है और फिर परसेंटेज एरर पूछी है। तो यहाँ आपको मीन वैल्यू नहीं पूछी है क्या? मीन वैल्यू नहीं, ना ही एब्सोल्यूट एरर पूछिए, लेकिन हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके हम मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर पाएंगे, फिर रिलेटिव एरर फाइंड कर पाएंगे और फिर परसेंटेज एरर फाइंड कर पाएंगे। तो आंसर में मैंने ये जो आंसर पिछले इसका था वो वैसे ही रखा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ वैल्यूज हटाना है। ये देखो, गिवन A1 हटाया, A2 हटाया, A3 हटाया, A4 हटाया, ये फार्मूला सब वैसे ही रहेगी। ये वैल्यूज हटेगी, ये जो वैल्यूज है ये हटेगी। तो ये देखो, ये वैल्यूज हटी, यहाँ भी 1 2 3 4 रीडिंग है, तो ये 4 वैसे रहेगी, है ना, रीडिंग 4 ही है। हाँ, यहाँ अगर रीडिंग 3 होती या 5 होती तो फिर उस प्रकार से यहाँ वैल्यू आती। बाकी ये वाली वैल्यूज हटेगी, ये वाली वैल्यूज हटेगी, ये वैल्यू जो है वो हट जाएगी, उसके जगह अभी ये नई वैल्यूज आएगी, ये भी हटेगी और ये भी हटेगी और ये आंसर। इसी प्रकार से इधर ये वैल्यू हटेगी, ये वैल्यू हटेगी, 100% वैसा ही रहेगा। यस, तो ये देखो जो सारी वैल्यूज़ है उसको मैंने हटा दी और अभी उसके जगह नई वैल्यू, जानबूझ के ये स्ट्रक्चर मैंने वैसे ही रखा, नहीं तो मैं इसको पूरा इरेज कर सकता था और फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम को सिंपल रखना है, सिंप्लिसिटी में रखना है। आपको ये बताना है कि ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे कभी लेंथ दी जाएगी, कभी रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, कभी मास दिए जाएंगे, कभी टाइम दिया जाएगा, कभी एरिया दिया जाएगा, कभी वॉल्यूम दिया जाएगा। तो जो भी दिया है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही रखना है। तो देखो, पहला जो रेजिस्टेंस है A1 वो दिया है 6.12 ओहम, दूसरा वाला 6.09 ओहम, तीसरा वाला 6.22 ओहम, चौथा वाला 6.15 ओहम। तो मीन वैल्यू यस, तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? तो सर AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4। चलो A1 A2 A3 A4 की वैल्यू यहाँ रखो। तो सर ये 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 अपॉन 4। अभी इन सभी की प्लस कर लो तो 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15, इसकी प्लस। तो देखो बेटा 0 प्लस 9 11 11 और
2 13, 13 प्लस 5 18, 8 लिया, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 ये 5 और ये 6 6 6 4 टाइम्स, तो 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया बेटा 24.58 डिवाइडेड बाय ये 4, तो ये बेटा डिवीजन 24.58 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 ज़ा 24, तो ये 0 रहा, ये पॉइंट यहाँ दिया, सामने का ये 5 लिया, 4, हाँ अभी 1 मिनट यहाँ ख्याल में रखो, 24 हो गया ना, क्या हो गया 24, क्लियर क्या, यस, तो सामने ये बेटा देखो, हाँ क्या आ गया 6 1 ज़ा बरोबर है, 4 1 ज़ा 4, तो कितना बचा रे बाबू 1, सामने 8 लिया, तो 4 4 ज़ा 16, सामने छोड़ देना क्योंकि यहाँ जितने डिजिट्स है उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, तो यहाँ 6.12, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है रे 2, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए और सामने के फाइंड करके मतलब नहीं, तो ये 6 पॉइंट रे बाबू 14, अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा रे बाबू, वो लेंथ था इसलिए वो सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर, ये रेजिस्टेंस है इसका यूनिट ओहम होता है, ये सिंबल ख्याल में रखो, ये सिंबल ऐसा लिखा जाता है या ओहम ऐसा लिखा जाता है, एक ही बात, तो ये हमने मीन वैल्यू रेजिस्टेंस की फाइंड की, बाद में एब्सोल्यूट एरर, तो ये मैंने आपको बताया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, और ये क्या होता है बाबू मीन, ये जो है एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू माइनस ईच इंडिविजुअल वैल्यू, तो AM माइनस A1 पहली के लिए, दूसरी के लिए AM माइनस A2, तीसरी के लिए AM माइनस A3 और चौथी के लिए AM माइनस A4, चलो वैल्यूज रखो और बताओ क्या सर, AM है 6.14, यस रे बाबू, माइनस A1 है ये 6.12, यस सर, फिर 6.14 वैसे ही ये वाली, और दूसरी ये वैल्यू 6.09, तीसरी फिर से ये 6.14, ये तो वैसी ही रहेगी, माइनस, हाँ ये तीसरी वैल्यू 6.22 और चौथी वैल्यू 6.15, तो ये डिफरेंस बेटा अभी हमें निकालना है, तो देखो 6.14 माइनस 6.12, 4 से 2 गया 2, 1 से 1 0 और 6 से 6 गया 0, कितना रे बाबू 0.02, दूसरा रे ये वाला 6.14 माइनस 6.09, 4 से 9 नहीं जाता 1 कैरी, 14 से 9 गया 5, 1 से 1 गया 0, 6 से 6 गया 0, 0.05, फिर ये वाला बेटा, अब ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी ये करना, इसीलिए मॉड मेंशन किया ताकि आंसर अगर माइनस भी आए तब भी उसको प्लस ले सके, सो दिस माइनस दिस 6.22 माइनस 6.14, 2 से 4 नहीं जाता 1 कैरी, 12 से 4 गए 8, 2 से 2 0, 6 में से 6 गए 0, तो 0.08, और चौथा रे बाबू ये दिस माइनस दिस, ये बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, 5 में से 4 गया 1, 1 से 1 0, 6 से 6 गया 0, तो 0.01, यस ये वैल्यूज आ गई, तो एब्सोल्यूट एरर सभी फाइंड करने के बाद फिर उसका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM इक्वल टू ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 की प्लस अपॉन ये 1 2 3 4 है इसलिए डिवाइडेड बाय 4, चलो ये वैल्यूज रखो, 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.08 प्लस 0.01 अपॉन 4, इसकी एडिशन कर लो रे बाबू, 0.02, 0.05, 0.08, 0.01, 2 और 5 7, 7 और 8 15 और 1 16, हाँ 6 लिया 1 कैरी, तो ये 1 और ये 0, तो क्या आ गया रे बाबू ये 0.16, 0.16 और डिवाइडेड बाय इसको 4 है, तो ये 0 है वैसा ही, पॉइंट है वैसा ही, क्लियर क्या,
फिर ये 1 है, 1 का डिवीजन 4 को जाता नहीं, इसलिए यहाँ 0 लिया और अभी 2 डिजिट नंबर लिया, तो 4 4 जा 16, तो ये आ गया बाबू 0.04 इतना ओहम। क्लियर क्या रे बाबू? यहाँ भी ये ओहम, ओहम, यस। तो ये मिल गई सर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फिर बेटा रिलेटिव एरर इक्वल टू दिस मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, तो ये आती है बाबू रे 0.04 अपॉन 6.14। क्लियर क्या? तो ये रिलेटिव एरर उन्होंने पूछी है, तो इसका आंसर हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर क्या? तो उसके लिए मैंने टेक्निक आपको बताई, कल का ही प्रॉब्लम था कि इसको सिंपल, ये सर सब 0 पॉइंट समथिंग में है, तो इससे सर कैलकुलेशन में तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। कल की टेक्निक मैंने आपको बताई, ऐसे पॉइंट में रहा तो सीधा सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉइंट को इक्वल लेवल पे सामने लेके जाना। इक्वल लेवल पे सामने लेके गए तो बैलेंसिंग हो जाती है प्रॉब्लम, मतलब वो जो प्रॉब्लम आसान हो जाता है, दिमाग पे टेंशन नहीं रहता और दिमाग पे टेंशन रखना भी नहीं है ना। टेक्निकल वे से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें स्टडी करनी है और उसी का नाम होता है स्टडी, है कि नहीं? तो डिफिकल्ट के स्टडी नहीं करनी, उसको सिंप्लीफाई करके आसान करके स्टडी करना होता है। उसी टीचर को सच्चा टीचर बोलते हैं और उस स्टूडेंट को होशियार स्टूडेंट बोलते हैं। आया क्या समझ में? यस। तो इस पॉइंट को लेके जाएंगे हम 2 डिजिट सामने, इसको भी 2 डिजिट सामने, तो सर ये हो गया 4 और ये हो गया 614, है ना? बोलो अब इसका कैलकुलेशन तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सर 4 अपॉन 614, सर डिवीजन जाता नहीं, डिवीजन जाता नहीं, इसलिए यहाँ 0 लिया, इसलिए पॉइंट। सर अभी भी नहीं जाता, फिर 0 लिया, इसलिए यहाँ 0। सर अभी भी नहीं जाता, क्या करे सर? फिर से 0, इसलिए यहाँ 0। अभी जाता है बाबू कैलकुलेशन। ये 4000 है बड़ा नंबर और ये 614 है छोटा नंबर, है कि नहीं? बरोबर। हाँ, तो ये साधा कैलकुलेशन रे, ये सीधा बोलो 6 का, ये 6 और ये 40 समझो, बोलो 6 6 36, है या ना रे बाबू? तो चलो ये मल्टीप्लिकेशन करो, 614 इंटू 6, तो 614 इंटू 6, 6 4 जा 24, 4 लिए 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 6 जा 36, तो ये 3 6 8 4, चलो माइनस करो, 0 से 4 जाता नहीं, 1 कैरी, 10 से 4 गए 6, 0 से 9 जाते नहीं, 1 कैरी, 10 से 9 गया 1, 0 से 7 जाता नहीं, 1 कैरी, 10 से 7 गए 3, 4 से 4 गए 0, फिर यहाँ 0 लिया, तो फिर ये नंबर आया 3160, ये 0 का कोई मतलब नहीं। अब बताओ ये नंबर, तो सर 6 5 जा 30, 6 5 जा, कोई यार लिखते बैठना नहीं, मिल गया ये आंसर 0.0064, ये पॉइंट दिखे इसलिए 0, तो यही आंसर हो गया। क्या हो गया रे बाबू? फिर आंसर 0.0065। क्लियर क्या? ये आ गया। रिलेटिव एरर का यूनिट होता नहीं है क्योंकि ये डेल्टा एम ओहम में और एम भी ओहम में, ओहम ओहम हो गया कैंसल, इसलिए रिलेटिव एरर का यूनिट ओहम जो रहेगा वो रहेगा नहीं। फिर परसेंटेज एरर तो सादी बात है, यही रिलेटिव एरर इंटू 100%, तो रिलेटिव एरर बेटा ये आपके पास आ गई 0.0065 इंटू 100%। 100 के ऊपर बेटा 2 0 है ना, एक के ऊपर सादा कैलकुलेशन होता है, सिंपल वे से बताता हूँ, ये कैलकुलेशन करते नहीं बैठना, इस पॉइंट को 2 डिजिट सामने रख लेके चले जाना तो आंसर मिल जाता है, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या आएगा रे? 0.65 और परसेंट तो ये है ही। क्लियर क्या? आप चाहते तो लगे तो मैं यहाँ कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, तो ये 0.0065 इंटू 100, तो
ये देखो 2 0 वैसे ही, और 1 इंटू 65 यानी 65, और या 1 2 3 4 डिजिट के पहले पॉइंट, 1 2 3 4 डिजिट के पहले पॉइंट दिखे इसलिए 0, ये एंडिंग 0 का मतलब नहीं। तो ये देखो 0.65%, तो वो भी टेक्निक से बताया और ये भी टेक्निक से बताया। तो ये आ गया बेटा आंसर। देयरफॉर परसेंटेज एरर यानी 0.65%, ये आ गया आंसर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने ये कैलकुलेट कर ली है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर ली, रिलेटिव एरर भी फाइंड कर ली, परसेंटेज एरर भी फाइंड कर ली, मीन वैल्यू नहीं पूछी थी तब भी फाइंड कर ली, और एब्सोल्यूट एरर भी, क्योंकि इनको फाइंड किए बगैर सामने बढ़ नहीं सकते। तो क्लियर क्या रे बाबू? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे प्रॉब्लम लेंथ का रहे, रेजिस्टेंस का रहे, मास का रहे, टाइम का रहे, एरिया का रहे, वॉल्यूम का रहे, वेलोसिटी का रहे, एक्सेलरेशन का रहे, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहा, इस साँचे में, इस ढांचे में उसको डाल देना, वो ऑटोमेटिकली मूर्ति बन के, स्टैचू बन के बाहर निकल आती है। क्या रे बाबू? बोलो बोलो बोलो। यस यस। सो बेटा ये क्वेश्चन 24, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यानी बॉडी, इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट ऐसा फ्रीली फॉल हो रहा है ऊपर से ऐसा नीचे, ग्रेविटी के कारण, मतलब अर्थ उसको खींच रही है अपने सेंटर की तरफ। आपको मालूम है हर बॉडी अगर हम ऐसे उसको छोड़ देते हैं तो कहाँ आती है? नीचे आती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो फोर्स से वो नीचे आती है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यस, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस h इज v। अब वो ऐसे उसको छोड़ी तो वो ऐसे नीचे 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 आ रही है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ऐसे नीचे आते हुए? h डिस्टेंस। और उसकी वेलोसिटी क्या है उस वक्त? जब h डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। यस। अब हमें बोला है कि इफ v डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, अगर ये वेलोसिटी v उस बॉडी की डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके ऊपर g के ऊपर एंड डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस है h, ये जो डिस्टेंस है h, तो इन दो टर्म्स के ऊपर ये वेलोसिटी डिपेंड है ऐसा हमें बोला गया है। तो प्रूव विथ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस यानी ही डायमेंशंस बेटा। क्या रे बाबू? डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशंस, दैट v इक्वल टू k इंटू रूट g इंटू h, वेयर k इज ए कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, तो हमें डायमेंशनली प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू के इंटू रूट जी एच, ये इक्वेशन सही है, राइट है, एक्यूरेट है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें k तो हमें कांस्टेंट दिया है, इसलिए उसका डायमेंशन फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो हमें v का डायमेंशन लेना पड़ेगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन लेना पड़ेगा, और h हाइट का डायमेंशन लेना पड़ेगा। और वो डायमेंशन हम इधर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे और चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई दोनों का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आया तो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है ऐसा बोलेंगे, अगर नहीं आया तो बोलेंगे कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं, आया ना रे बाबू? यस। तो फिर शुरुआत, तो सबसे पहले है हमारे पास देखो वी हैव, मतलब हमें जो इक्वेशन
यहाँ दिया है तो v इक्वल टू के इंटू रूट जी एच। यस सर। हाँ तो फिर अभी इधर साइड वर्क में बेटा, हाँ वेलोसिटी जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच, इसके यूनिट्स भी लिखेंगे और डायमेंशंस भी लिखेंगे। तो v वेलोसिटी, हाँ तो इसका यूनिट क्या होता है रे बाबू, मीटर पर सेकंड। मालूम है आपको वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ऐसा मीटर पर सेकंड लिखो या मीटर अपॉन सेकंड लिखो। मीटर का पावर कुछ भी नहीं आने 1, सेकंड का पावर कुछ भी नहीं आने 1, इसको लिया अप तो ये m1 यस माइनस 1। तो फिर डायमेंशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं यल एम टी, लेंथ मास टाइम सभी को मालूम है। तो लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी नहीं है इसलिए 0, टाइम यानी सेकंड -1 हो गया ये। फिर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर का पावर कुछ भी नहीं आने 1 और इसको लिया अप तो ये हो गया m1 यस माइनस 2। तो फिर इसका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी नहीं है तो 0, टाइम यानी सेकंड -2, ये भी हो गया। यच, यच यानी डिस्टेंस, तो इसका यूनिट है मीटर, मीटर यानी ही मीटर का पावर 1 है ना। तो इसका डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो सादे इसमें L1 है ना, L1 पूरा अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो वो ऐसा यल एम टी, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी नहीं है तो 0, टाइम यानी सेकंड नहीं है तो 0। तो ये L1 m0 t0, तो 0 के टर्म नहीं भी लिखे तो चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका डायमेंशन L1, लेकिन ठीक है हमने फुल फॉर्म में लिखा है, नो प्रॉब्लम। अभी बाबू रे ये सारे डायमेंशंस जो है ये यहाँ रखो इसमें। हाँ तो v का डायमेंशन क्या आया था रे बाबू, तो आप बोलेंगे सर L1 m0 t-1 इक्वल टू k कांस्टेंट है, ये देखो यहाँ बोला है k कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन मेंशन नहीं करना क्योंकि वो बोला गया है कांस्टेंट है। ये रूट हम वैसे ही रखते हैं। g का डायमेंशन देखो तो सर ये L1 m0 t-2 है, ओके। h का डायमेंशन बताओ, तो ये सर L1 m0 t0 है, यस। ये लेफ्ट हैंड साइड बाबू वैसे ही L1 m0 t-1, यस सर, इक्वल टू ये रूट वैसे ही। और ये अभी मल्टीप्लिकेशन है दो डायमेंशंस का, तो मैंने बताया आपको कि जब डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनके पावर की क्या होती है रे बाबू, प्लस होती है। तो ये बाबू रे देखो L1 और ये L1, तो L1 + 1 रे बाबू 2, फिर ये m0 तो ये m0 + 0 0, फिर ये t तो ये t -2 + 0 -2 ही आ गया, यस। फिर से ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे थे, यस सर, इक्वल टू, हाँ अभी यहाँ पे बेटा ये रूट वैसा ही रखो और ये जो पावर है ये रूट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये पावर 2 बाहर निकालो, तभी तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा रे बाबू, कैंसल होगा। तो यहाँ से 2 बाहर लो बरा, क्या होगा, तो सर ये 2 अगर बाहर लिया तो ये L1, ये तो 0 है तो वैसे ही रहेगा, और ये t-1 और ये सर बाहर लिया 2, मतलब बेसिकली क्या हुआ देखो, L1 × 2 2, m0 × 2 0, t-1 × 2 -2। हाँ तो हमने जानबूझ के ये 2 जो है पावर बाहर निकाली। सर क्यों, अरे बाबा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही बाबू L1 m0 t-1,
और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो बचा क्या देखो बरा। तो सर ये L1 M0 T-1। अब आप ही देख लो बाबू, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इनके डायमेंशंस इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं। देखो L1 तो इधर भी L1, M0 तो इधर भी M0, T-1 तो इधर भी T-1। हाँ या ना रे बाबू रे। यस, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर dimensions of left hand side equal to dimensions of right hand side. Therefore the given equation, कौन सा रे बाबू, v equal to k into root gh is dimensionally correct। ये हो गया रे बाबू आंसर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो हमें इक्वेशन दिया गया था, ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसा है रे बाबू, करेक्ट है। कैसा है, करेक्ट है। यस यस। सो बेटा अब ये क्वेश्चन 25, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है बाबू, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अभी पहला ये MCQ, L1 M1 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी ही डायमेंशंस। तो L1 M1 T-2 ये किसके डायमेंशंस है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस दी हमें, A वेलोसिटी, B एक्सेलरेशन, C फोर्स और D वर्क। तो राइट ऑप्शन है बेटा फोर्स। राइट ऑप्शन क्या है, फोर्स। तो इसका आंसर देखो फिर, तो राइट ऑप्शन है फोर्स। कैसे बताता हूं, तो देखो फोर्स का फार्मूला क्या होता है रे बाबू, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये केजी यानी KG1, यम यानी M1 सेकंड स्क्वायर को लिया अप, तो ये हो गया बेटा KG1 M1 S-2, है या ना। और अगर इसको हमने डायमेंशन में कन्वर्ट किया तो L/m T लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी KG1, टाइम यानी सेकंड -2। तो देख लो यही दिया है ना आपको, L1 M1 T-2, यही तो है L1 M1 T-2। तो ये किसका डायमेंशन है, फोर्स का है। क्लियर बाबू, यस। सो बेटा अभी दूसरा, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर ये किसका यूनिट है। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी ल्यूमिनोसिटी। देखो बेटा वो शब्द को अगर आप देखेंगे लाइट ईयर, तो ईयर को देखते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो ईयर है तो ये टाइम का यूनिट होगा, लेकिन नहीं बेटा ये टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर ये डिस्टेंस, लाइट ईयर ये यूनिट है डिस्टेंस का। किसका, तो लाइट ईयर क्या होता है ये फिर प्रश्न। तो लाइट ईयर यानी वो डिस्टेंस, लाइट ईयर यानी वो डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करता है 1 ईयर में। कितने रे बाबू, 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोला जाता है लाइट ईयर। क्लियर क्या, सो लाइट ईयर क्या है फिर बताओ। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मैं लिख के देता हूं फिर, तो आंसर, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय लाइट इन 1 ईयर। सो राइट ऑप्शन क्या है बताओ फिर? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन क्या है? सी है। क्लियर है बाबू? यस। सो बेटा थर्ड, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस किसके समान है? ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी वर्क, ऑप्शन डी प्रेशर। तो राइट ऑप्शन है बेटा वर्क, क्योंकि एनर्जी कोई भी रहे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी रहे, अल्टीमेटली वो एनर्जी ही होती है। क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी और वर्क ये सेम टर्म्स है, क्योंकि वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी यानी ही एनर्जी और ये वर्क सेम क्वांटिटीज है। सेम क्वांटिटी के एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो ख्याल में रखो ये आंसर जो है राइट ऑप्शन कि भाई काइनेटिक एनर्जी यानी ही अल्टीमेटली हम वर्क की बात कर रहे हैं। इनका अगर हमने एसआई यूनिट लिया तो ये एसआई यूनिट है बाबू जूल, शॉर्ट में लिखते हैं जे। क्या लिखते हैं? जे। और आप बोलेंगे सर इनका डायमेंशन क्या रहेगा? पूछा तो नहीं डायमेंशन, सिर्फ इतना पूछा था कि भाई डायमेंशंस किसके समान रहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो राइट ऑप्शन क्या है? वर्क। अब डायमेंशन क्या रहेंगे ये बता देता हूं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क, वर्क यानी होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या रे बाबू? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट यानी सादी भाषा में डिस्टेंस। तो मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का है मीटर। तो ये हो गया बेटा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये केजी यानी केजी1 सेकंड स्क्वायर को अप लेके गया तो केजी1 m2 यस -2। तो अगर डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे LMT, लेंथ यानी मीटर 2, मास यानी केजी1, टाइम यानी सेकंड -2। तो देखो क्या डायमेंशन आया? L2 m1 t -2 ये डायमेंशन आया। ये वर्क का डायमेंशन, वही ये सभी टाइप के एनर्जी का डायमेंशन रहेगा, कोई भी एनर्जी रहे। तो ये दिमाग में फिट करो। क्लियर है बाबू? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, वर्क। यस यस। अब बेटा ये न्यू क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। ये ABCD ऑप्शन में से फंडामेंटल यूनिट कौन नहीं है? ए दिया है सेंटीमीटर, बी दिया है किलोग्राम, सी दिया है सेंटीग्रेड और डी दिया है वोल्ट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है? तो फंडामेंटल यूनिट आपको तब पता चलेगा जब आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मालूम होंगी, है कि नहीं? तो उसका चार्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और उनके मैंने एसआई यूनिट्स आपको बताए हैं। तो देखो आंसर वो चार्ट में बता देता हूं। तो ये देखो चार्ट, तो पहले सीरियल नंबर, फिर ये बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यस। उसके बाद उनके एसआई यूनिट्स। क्लियर? हाँ, तो एसआई यूनिट्स तो शॉर्ट इसमें ही वो टेबल हम ड्रॉ करेंगे। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, यस। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है पहली लेंथ, कौन सी रे बाबू? पहली लेंथ। दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, और ये बाकी है ये टेला। टेला मैंने बताया किसी फॉरेन के लड़की का नाम, टेला यानी टी यानी ये टेम्परेचर।
ई यानी इलेक्ट्रिक करंट, एल यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, तो लेंथ का एसआई यूनिट है बेटा मीटर। क्लियर? क्या एसआई यूनिट? क्लियर? मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, टेम्परेचर का है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। क्लियर? क्या? मोल। यस। तो ये यूनिट्स है बाबू। तो आप बताओ बरा, यहां इसमें कौन नहीं आता है? तो पहला सेंटीमीटर। देखो लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, मतलब है मास का ये दूसरा केजी दिया है, हाँ केजी ये मास का एसआई यूनिट है। सेंटीग्रेड, हाँ टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन है एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड यानी इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस ऐसा भी बोलते हैं, यानी सेंटीग्रेड। तो ये भी है टेम्परेचर का केल्विन एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेंटीग्रेड। ये देखो डी, ये इसमें कहीं नहीं आता। डी ये वोल्ट है, वोल्ट है वोल्टेज का एसआई यूनिट है, और वोल्टेज ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बाबू? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। कौन सा राइट ऑप्शन आएगा फिर? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बाबू? यस। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन एरर एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन। एरर क्या होती है और उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, किसमें क्लासिफाइड किया जाता है, उसके वो डिफरेंट क्लासेस कौन से, ये हमें बेटा इस क्वेश्चन में देखना है। तो सबसे पहले एरर, तो देखो एरर की डेफिनेशन। देखो एरर क्या होता है उसको समझने के लिए पहले बात समझो। और मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है ए बी, और इसकी लेंथ मान लो फॉर एग्जांपल 6.1 मीटर है। कितनी है? हाँ ये आपको मालूम है, और आपने किसी को गिनने के लिए बोला, उसको आपने एक टेप दी गिनने के लिए, और उसने वो वैल्यू गिनी 6 मीटर। तो 6.1 ये उसकी क्या हो गई? ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। कौन सी वैल्यू हुई फिर से बताओ? ट्रू वैल्यू हुई, है या ना? और 6 मीटर ये क्या हुई? मेजर्ड वैल्यू हुई, है या ना? तो इनका डिफरेंस देखो बरा। तो सर 6.1 मीटर और ये सर 6 मीटर, इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो गई बेटा एरर। उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की ये हुई एरर। तो यही डेफिनेशन है एरर की। क्या है? ये माइनस यानी द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर? तो क्या है फिर एरर की डेफिनेशन? The difference between true value मतलब एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी या ए शब्द लिख सकते, एक ही बात है। ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी की वो हुई एरर। तो फॉर्मूला क्या आएगा फिर एरर का बताओ? एरर इक्वल टू ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसमें इसको मॉड में डाल देना
ताकि आंसर ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। मॉड का मतलब क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड, और ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। यस। अभी ये जो एरर्स है इसके क्लासिफिकेशन, तो देखो टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर की दो टाइप होती है, एक पहली है सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर, और दूसरी है रैंडम एरर। क्या रे बाबू, रैंडम एरर। अब ये जो सिस्टेमैटिक एरर है इसकी फर्दर 3 क्लासेस पढ़ते हैं। कितने क्लासेस, 3 क्लासेस पढ़ते हैं। और ये रैंडम एरर जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। रैंडम एरर जैसे इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इंक्रीज या डिक्रीज, यानी चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या वोल्टेज फ्लक्चुएशन व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो अगर हम टेम्परेचर से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक ये एटमॉस्फेयर का, वातावरण का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो उसका असर हमारे उस टेम्परेचर के एक्सपेरिमेंट पे भी होगा। तो उस वक्त जो रीडिंग में एरर आएगी वो एरर होती है ये रैंडम एरर। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम एटमॉस्फेयर को बोल नहीं सकते कि भाई एक्सपेरिमेंट शुरू है, तूने अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करना। तो सुनेगा क्या तुम्हारी बात? नहीं। इसी प्रकार से प्रेशर से रिलेटेड कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो आपके इस जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं इसके ऊपर, इसमें कुछ एरर आएगी। तो ये एरर आई किसके कारण? एटमॉस्फेयर का प्रेशर अचानक चेंज होने के कारण। फिर से वही बात, क्या आप एटमॉस्फेयर को बोलोगे कि भाई यह प्रेशर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट शुरू है, तेरा प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलोगे उसको? नहीं। तीसरी बात कि भाई आप कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड करंट मेजर करना या वोल्टेज मेजर करना, इससे रिलेटेड आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, और अचानक ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ। वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपको मालूम है ऑलवेज होते रहता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज में कम ज़्यादा, कभी कभी बोलते हैं हम लाइन डिम हो गई, लाइन डिम हो गई, मतलब भाई वोल्टेज कम हो गया इसलिए लाइन डिम हो गई। कभी कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कभी कम होता है, तो वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। अगर एक्सपेरिमेंट के दरमियान अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, तो आप जो रीडिंग ले रहे हैं उस करंट की या वोल्टेज की, उस पर असर आएगा, उसमें एरर होगी। तो क्या आप उसको बोल सकते हो, वो पावर स्टेशन वाले को, एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ करंट और वोल्टेज गिनने का, वहां से पावर स्टेशन से वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए रे बाबू? नहीं बोल सकते। तो ये कैसी एरर है? ये ऐसी एरर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है रैंडम एरर। क्या बोला जाता है? रैंडम एरर। सो बेटा अभी हमने डेफिनेशन देखी एरर की। टाइप्स ऑफ एरर मैंने आपको बताई, 2 प्रकार की एरर होती है, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरी रैंडम एरर। फिर ये जो सिस्टमैटिक एरर है बेटा, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में, 3 क्लास में। तो देखो सामने फिर फर्स्ट ये सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी 3 क्लासेस। पहला है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसी को कांस्टेंट एरर बोलते हैं। दूसरा है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एरर, और तीसरी है पर्सनल एरर। तो इसमें बेटा पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कांस्टेंट एरर क्या होती है, वो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर कंपनी में, फैक्ट्री में अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी बन के आया, क्या बन के आया रे बाबू? इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी बन के आया, अरे तो रीडिंग भी कैसे देगा? फॉल्टी ही देगा, क्योंकि वो बनते हुए ही पीस कैसा बना? फॉल्टी बना। तो फिर ऐसे एरर को, तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर आती है उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर या कांस्टेंट एरर।
तो इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल, दीज एरर्स आर कॉज, ये एरर्स होती है कौन से रे बाबू, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दीज एरर्स आर कॉज ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस फैक्ट्री में, तभी उसमें फॉल्ट आ गया, तो उसके कारण वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी बन गया। इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी बन गया तो फिर जाहिर सी बात है उसमें वो जो एरर शो करेगा उसको क्या बोला जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी बात, दूसरा जो है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एरर। ये क्या होता है बेटा कि इंस्ट्रूमेंट तो सही है, फैक्ट्री से बनके जो इंस्ट्रूमेंट आया वो तो सही है, लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, एक एमीटर है, करंट गिनने वाला डिवाइस। अब वो जो डिवाइस है एमीटर, उससे आप करंट गिन रहे हैं, लगातार गिन रहे हैं, तो उसकी जो सेटिंग होती है वो 0 पे होती है। वो अगर इंस्ट्रूमेंट देखेंगे एमीटर, या इस प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट होता है बाबू, इस प्रकार का वो इंस्ट्रूमेंट होता है। ये उसका दो एंड, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एंड, ये वो एमीटर, ये उसकी है कैलिब्रेटेड स्केल, ये है उसका पॉइंटर, और ये बेटा 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट मान लो 5 एम्पियर करंट गिन रहा है। दूसरे 10 एम्पियर गिनने वाले भी होते हैं, 20 वाले भी होते हैं, 30 वाले भी होते हैं, वो होते हैं। अभी हमने 5 एम्पियर करंट गिनने वाला ये एमीटर लिया, एमीटर करंट गिनने वाला डिवाइस। तो इसका ये जो एल्यूमिनियम पॉइंटर है ये 0 पे सेट होना चाहिए, बिल्कुल। और जब आप उससे करंट गिनना चाह रहे हैं, जैसे 2 एम्पियर करंट गिनना चाह रहे हैं, तो बरोबर इंस्ट्रूमेंट 2 एम्पियर करंट गिन के देगा, और ये पॉइंटर 0 से मूव होके 2 पे आएगा। लेकिन रिपीटेड यूज के कारण वो पॉइंटर की सेटिंग ये 0 पे न रहते हुए उसके सामने रहती है, ये यहाँ पे। जैसे मान लो 0.1 पे सेटिंग है उसकी, सेट हो गया, वो रिपीटेड यूज के कारण 0 पे सेट होने के बजाय अब वो 0.1 पे सेट हो गया। और अब अगर आप 2 एम्पियर करंट गिनना चाहते हैं तो वो 2 एम्पियर रीडिंग नहीं शो करेगा, वो ये 0.1 पे सेट होने के कारण अब वो रीडिंग इधर शो करेगा, कहाँ पे, 2.1। कितना गिनेगा रे, और आप रीडिंग में क्या लिखोगे, 2.1, जबकि है कितना, 2 एम्पियर। अरे तो एरर हो गई ना, वो क्या हो गई, एरर। तो ऐसी एरर को बोला जाता है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एरर। तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी नहीं था, फैक्ट्री से बनते आते वक्त वो सही था, लेकिन रिपीटेड यूज के कारण उसका पॉइंटर ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इसलिए रीडिंग गलत शो कर रहा है। तो ऐसे एरर को बोला जाता है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एरर। तो यहां पे फिर इसका एक्सप्लेनेशन, दीज एरर्स आर कॉज्ड, ये एरर्स होती है ड्यू टू यानी के कारण, डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्टिव सेटिंग के कारण 0 पे सेट होना चाहिए था, वो हो गया 0.1 पे सेट। इसलिए करंट गिनना था 2 एम्पियर, गिन के दिया 2.1 एम्पियर, एरर आ गई बाबू। उस एरर को ये एरर बोला जाता है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एरर। तीसरी तो पर्सनल एरर है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला जो व्यक्ति है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जो भी रीडिंग ले रहा है वो करंट की रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग, कोई भी रीडिंग ले रहा है, लेंथ गिनने की, मास गिनने की, टाइम गिनने की, कोई भी जो रीडिंग ले रहा है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा 100% नहीं है तो उसके हाथ से एरर हो सकती है। तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है, पर्सनल एरर बोला जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट की एरर नहीं है, ना ही उस इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्टिव सेटिंग की एरर है, ये एरर उस व्यक्ति ने की हुई है, अपना कंसंट्रेशन पूरा न रखने के कारण जो एरर हुई है उसको बोला जाता है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर वेरी सिंपल, इसका एक्सप्लेनेशन, दीज एरर्स आर कॉज्ड, ये एरर्स होती है ड्यू टू के कारण, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी वो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहा है वो वाला, व्हाइल टेकिंग रीडिंग्स, रीडिंग लेते वक्त उस ऑब्जर्वर ने जो गलती की है, उसका कंसंट्रेशन फुल अगर नहीं होगा, 100% नहीं होगा, तो उस वक्त जो वो एरर करता है, गलती करता है, उसको बोला जाता है पर्सनल एरर। तो
तो ये बेटा आती है तीनों एरर सिस्टमेटिक एरर में, और दूसरी टाइप मैंने बताया फिर रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होती है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन बताया कि आप टेम्परेचर से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अचानक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो आपकी इस टेम्परेचर के रीडिंग में असर पड़ेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर को थोड़ी बोलने जाएंगे कि भाई क्यों तूने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। या आप कोई प्रेशर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रेशर से रिलेटेड, और अचानक एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज हो गया, तो आपकी इस प्रेशर के रीडिंग पे ऊपर असर आएगा और एरर आएगी। तो ये एरर किसके कारण हुई? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के कारण। या अचानक आप मान लो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं करंट या वोल्टेज गिनने का, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अचानक वोल्टेज, ये जो लाइन हमारे घर में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो उसके कारण ये जो आप रीडिंग ले रहे हैं करंट या वोल्टेज की, इसमें एरर आनी है बाबू, आनी ही आनी है। तो ये एरर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कभी भी हो सकता है, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। सो इट इज नॉट कंट्रोलेबल, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो ऐसे एरर को बोला जाता है बाबू रैंडम एरर। तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी इजी, दीज एरर्स आर कॉज, ये एरर्स होती है ड्यू टू यानी के कारण चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हाँ, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होने के कारण, या फिर चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के कारण, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। इसी प्रकार से दूसरे और, तो दीज एरर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, हाँ, ये एरर्स कंट्रोल नहीं की जा सकती, एंड एलिमिनेटेड, ना इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना एलिमिनेट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? जो एक्सपेरिमेंट उस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है उसको फिर आप दूसरे समय पे फिर से रिपीट करोगे, यही ऑप्शन है। लेकिन उस वक्त जो एरर आ गई सो आ गई भाई, तो आता है रैंडम एरर। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा? तो सर एरर की डेफिनेशन देखी, उसका फार्मूला देखा, टाइप्स ऑफ एरर सिस्टमैटिक और रैंडम एरर ये दो प्रकार देखे, और सिस्टमैटिक के ये तीन प्रकार, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन, एक्सपेरिमेंट टेक्निक एरर, और तीसरी पर्सनल एरर। क्लियर है बाबू? यस।